प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव में अपने विचार करेंगे साझा। भारत कोविन प्लेटफॉर्म को एक डिजिटल पब्लिक गुड के रूप में कर रहा है पेश। विभिन्न देशों के स्वास्थ्य और तकनीकी विशेषज्ञ लेंगे भाग। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज निपुण भारत अभियान की वर्चुअल माध्यम से करेंगे शुरुआत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के तहत महत्वपूर्ण प्रयास निपुण भारत। सरकार ने पुणे और हैदराबाद में 2 और केंद्रीय औषधि प्रयोगशालाओं को कोविड वैक्सीन परीक्षण के लिए किया तैयार। पीएम केयर्स फंड से तैयार लैब से टीका निर्माण और आपूर्ति में आएगी तेजी। देश में कोविड संक्रमण के दैनिक मामलों में गिरावट जारी। पिछले 24 घंटे में 29,796 नए मामले दर्ज। महामारी से स्वस्थ होने वालों की संख्या संक्रमितों से ज्यादा। रिकवरी दर बढ़कर हुई 97.11%। कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया जारी। भारत में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान तेजी से जारी। अब तक 35 करोड़ 28 लाख से अधिक को लगे कोरोना रोधी टीके। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे आज से करेंगे ब्रिटेन और इटली का 4 दिवसीय दौरा। रक्षा सहयोग को बढ़ाने के मकसद से ब्रिटेन और इटली के अपने समकक्षों और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से करेंगे मुलाकात। बांग्लादेश में कोरोना महामारी के सख्त प्रतिबंधों के बावजूद एक दिन में सबसे अधिक मौतें दर्ज। संक्रमित व्यक्तियों के सैंपल में डेल्टा वेरिएंट बना हुआ है सबसे प्रमुख स्ट्रेन। विंबलडन में आज से महिला और पुरुष वर्ग में खेले जाएंगे प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले। जोकोविच और रॉजर फेडरर पर रहेगी सबकी नजरें। कोपा अमेरिका के सेमीफाइनल मुकाबले हुए तय। पहले सेमीफाइनल में ब्राजील का पेरू से होगा मुकाबला। वहीं दूसरे सेमीफाइनल मैच में अर्जेंटीना और कोलंबिया के बीच होगी भिड़ंत। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरें अब विस्तार से। भारत के राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले कोविन प्लेटफॉर्म के अनुभव को दुनिया से साझा करने के लिए आज वर्चुअल कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 3 बजे कॉन्क्लेव में अपने विचार साझा करेंगे। इसका उद्देश्य भारत के अनुभव को अन्य देशों से साझा करना है। भारत के राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान को और मजबूत बनाने में कोविन प्लेटफॉर्म की अहम भूमिका रही है। इसी का नतीजा है कि कई देशों की दिलचस्पी इसकी तकनीक को अपनाने और इसके बारे में जानकारी पाने में है। इन देशों की रुचि को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने संयुक्त रूप से सोमवार को एक वर्चुअल कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का आयोजन किया है, जिसका उद्देश्य भारत के अनुभव को अन्य देशों से साझा करना है। इस कॉन्क्लेव में एक प्रौद्योगिकी सत्र का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें कोविन मंच का प्रभाव, इसका ढांचा और इस तकनीक को शेयर कैसे किया जाए, इस पर चर्चा होगी। कोविन प्लेटफॉर्म ने कई मायनों में विश्व के सामने अनोखी तकनीक प्रस्तुत की है, जो नागरिकों के इस्तेमाल के लिए अनुकूल है। पंजीकरण कराने का तरीका बेहद सरल है। टीकाकरण केंद्रों और प्रशासकों को जमीनी संचालन और प्रबंधन में मददगार है। साथ ही ये टीकाकरण स्थल पर भीड़भाड़ को रोकने में भी सहायक है। ये टीकाकरण स्लॉट की जानकारी भी देता है। इसके अतिरिक्त टीकाकरण के समय किसी भी व्यक्ति का नाम, आयु और लिंग दर्ज किया जाता है। साथ ही वैक्सीन और टीकाकरण केंद्र की जानकारी भी दर्ज की जाती है। टीकाकरण के इन विवरणों का उपयोग भौगोलिक स्तर पर व्यापक रूप से टीकाकरण अभियान की कवरेज को सुनिश्चित करने और इसका मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। और भारत जैसी जनसंख्या वाले देश में इस प्लेटफॉर्म की उपयोगिता और उसके फायदे टीकाकरण के अब तक के सफर में साफ नजर आते हैं। और महामारी के इस दौर में हितधारकों के साथ प्रौद्योगिकी और बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा करना वैश्विक प्राथमिकता बन गई है। मेघना देव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और इस पर और बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी सुधाकर दास, उनसे भी बात कर लेते हैं। सुधाकर, कोविन ऐप की अगर बात की जाए, देश भर में तो ये मील का पत्थर साबित हुई ही है। अब बारी है देश के बाहर का रुख करने की। बाकी देशों के लिए भी एक उदाहरण बनने की दिशा में कोविन ऐप, अगर मैं कहूँ, आगे बढ़ रही है तो गलत नहीं होगा। अगर आज के कॉन्क्लेव की बात की जाए तो उस संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण। बिल्कुल ज्योतिका, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बेहद ही महत्वपूर्ण। और पूरी दुनिया इस बात को महसूस करती है, जानती है कि बीते साल जब से ये कोरोना की चुनौती दुनिया के सामने आई है, भारत ने देश के भीतर तो इसका प्रभावी तरीके से मुकाबला किया ही है। लाखों लोगों की जिंदगियां यहाँ बचाई तो गई हैं, लेकिन भारत ने दुनिया के देशों की भी मदद की है। चाहे वो दवाओं के जरिए 150 से भी ज्यादा देशों की मदद हो, वैक्सीन के जरिए दुनिया के 90-100 देशों की मदद की बात हो, या फिर अब कोविन प्लेटफॉर्म के जरिए जिसका एक तरह से मुफ्त में वो तमाम देशों के साथ साझा करने के लिए तैयार है। और कोविन प्लेटफॉर्म महत्वपूर्ण इसलिए भी है ज्योतिका कि हम जानते हैं कि कोविन प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है, तो सबसे तेज टीकाकरण अभियान भी चल रहा है। और बीते 21 जून को हमने देखा कि किस तरह करीब 90 लाख लोगों का टीकाकरण एक दिन में ही किया गया। और उस दिन जो हिट हो रहे थे, प्रति सेकंड 30,000 लोग कोविन प्लेटफॉर्म पर आ रहे थे, और एक मिनट के भीतर करीब 13,80,000 लोग आए। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी रश, कितनी बड़ी भीड़ एक प्लेटफॉर्म पर, बावजूद इसके किसी तरह की कोई ग्लिच या हिच प्रोसेस में नहीं आया। तो ये एक उदाहरण है भारत के सामर्थ्य का, भारत की ताकत का, आईटी क्षमता का भी उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर नेशनल हेल्थ एजेंसी को यह कहा गया है कि वो इसका ओपन सोर्स वर्जन तैयार करे, और ये मुफ्त में दुनिया के जो भी देश इस तकनीक का फायदा उठाना चाहते हैं उनसे साझा किया जाएगा। और अब तक ज्योतिका आपको बता दूं कि 50 से भी ज्यादा देशों में, जिसमें अफ्रीकन, एशियन कंट्रीज है, तो कुछ जो तथाकथित विकसित देश कहे जाते हैं वो विकसित देश भी हैं, उन्होंने इसमें रुचि दिखाई है, इंटरेस्ट दिखाया। और निश्चित तौर पर कोविन प्लेटफॉर्म का इवॉल्व जो हुआ है एक सुनियोजित तरीके से बेहतर प्रबंधन का भी उदाहरण है। शुरुआत यहाँ हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ हुई थी। इसके अलावा 60+ के लोगों का वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी, फिर उसमें बदलाव होकर 45+ के लिए उपयोगी बनाया गया। फिर 18 वर्ष से ज्यादा वर्ष के उम्र के लोगों के लिए इसको खोला गया। लेकिन उसके बाद फिर वॉक इन की सुविधा, और तमाम तरह से एक तरह से सरकारें पॉलिसी बना सकती है, लेकिन उसको बहुत जल्दी अडॉप्ट करता है, इंप्लीमेंट करता है कोविन प्लेटफॉर्म। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी ताकत। और जिस 35 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का या वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने से लेकर वैक्सीन के लिए सर्टिफिकेट देने तक जिस तरह से ये कामयाबी से ये सफर आगे बढ़ा है, तो दुनिया के लिए एक नजीर बना है। और यही वजह है दुनिया के तमाम देशों ने इसमें रुचि दिखाई है, और पीएम मोदी के निर्देश पर अब इसे दुनिया के देशों के साथ मुफ्त में साझा भी किया जाए। जी सुधाकर, सुनने वाली बातें होंगी आज, जिस तरह से जब कॉन्क्लेव को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे कि किन अहम बातों पर वो ध्यान केंद्रित कराना चाहेंगे। लेकिन हम क्योंकि कोविन ऐप को यूज़ करते हैं, हम देश भर में करोड़ों लोगों ने इस पर रजिस्ट्रेशन कराया है। यूज़र फ्रेंडली ऐप मानी जाती है, कम पढ़े लिखे लोग भी इसमें अपने आप को रजिस्टर करा रहे हैं, पंजीकृत करा रहे हैं। अगर मैं बुजुर्गों की यहाँ बात करूँ जो कि बहुत ज़्यादा टेक सेवी नहीं होते हैं, हम अक्सर देखते हैं कि छोटे बच्चे उन्हें मोबाइल चलाना सिखा रहे होते हैं घर में, लेकिन उनके लिए भी ये जो कोविन ऐप थी बहुत ही आसान साबित हुई। सीधे जाके उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया और अपनी वैक्सीन ली। तो जो पूरी टेक्निक है वो बहुत यहाँ पर महत्व रखती है। ये वो टेक्निक है जो देश के हर नागरिक को समझ आई, देश के हर नागरिक की सुरक्षा को देखते हुए इसको डेवलप किया गया, और समय समय पर रहते इसमें बदलाव भी किए गए। बिल्कुल, देखिए, अगर मैं कहूं कि दो चीजें इसकी खासियत है इस प्लेटफॉर्म की, तो सबसे पहली चीज है सरलता, और दूसरी सुरक्षा। पूरी तरह से ये ऐप सुरक्षित है और बहुत सरल तरीके से, अगर आप टेक सेवी नहीं है, आपके पास उस तरह की सुविधाएं भी नहीं है, तो स्वास्थ्य कर्मी इसमें आपकी मदद करते हैं। आपका एक कोई फोन नंबर हो सकता है, और जो कुछ जो डॉक्यूमेंट्स जो अमूमन आप राशन कार्ड से लेकर आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ये तो इस तरह की तमाम चीजें बहुत आसानी से जो लोगों के पास उपलब्ध है, उस डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक चीज होती है, और उसके जरिए आप अपना
सरलता से ना सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वैक्सीन ले सकते हैं, और इसमें पूरा चीज रिकॉर्ड हो सकता है। रिकॉर्ड इसलिए भी जरूरी है कि आपने अगर एक वैक्सीन लिया है तो आपको दूसरी डोज उसी सेम वैक्सीन की पड़नी चाहिए। आपके पास ये भी जानकारी होनी चाहिए कि दूसरा डोज हमको कब लेना है, कब पेंडिंग है, चौथे से छठे हफ्ते के बीच या 12वें से 16वें हफ्ते के बीच। अगर सरकारी क्षेत्र के लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो निजी क्षेत्र के लोग भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें अगर तेजी से वैक्सीनेशन का डाटा उपलब्ध है तो उन इलाकों की भी जानकारी राज्यों को या केंद्र शासित प्रदेशों को मिलती है कि कौन से हमारे ऐसे इलाके हैं, क्षेत्र हैं जो वैक्सीनेशन में जहां रफ्तार धीमी है। तो एक पॉलिसी बनाने में भी ये आपको मदद करता है। 12 लैंग्वेजेस में अभी ये उपलब्ध है, तो दुनिया के जो दूसरे देश इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी अपने लैंग्वेजेस में इसको आसानी से डाल सकते हैं। तो ये जो सरलता है, ये जो सुरक्षा है, ये जो स्पीड और बोझ जो बहुत ज्यादा लाखों करोड़ की संख्या में लोग यहाँ हिट करते हैं उसको संभाल सकता है। तो ये भारत के तकनीकी सामर्थ्य का उदाहरण। निश्चित तौर पर पीएम मोदी की लगातार बार बार यही बात रही है कि कोरोना की चुनौती का सामना अगर करना है तो दुनिया के तमाम देश मिलकर चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, और जिनके पास सामर्थ्य है उनकी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। और भारत ने दवाओं के जरिए हो, वैक्सीन के जरिए हो, अब ये कोविन प्लेटफॉर्म के जरिए इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। जी बिल्कुल सुधाकर, नजर रहेगी कोविन कॉन्क्लेव पर, आपसे और अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और कोविड टीकों के उत्पादन में हो रही बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने टीकों के त्वरित परीक्षण या जारी करने से पूर्व उनके प्रमाणीकरण की सुविधा के लिए अतिरिक्त प्रयोगशालाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने स्वायत्त अनुसंधान संस्थानों, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र यानी कि NCCS पुणे और राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIAB हैदराबाद में 2 टीका परीक्षण सुविधाएं स्थापित की हैं। पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट के सहयोग से बहुत ही कम समय में दोनों संस्थानों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। इन सुविधाओं से प्रति माह लगभग 60 बैचों के टीकों का परीक्षण करने की उम्मीद है। इससे टीका निर्माण और आपूर्ति में तेजी आएगी। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में 39,796 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। अब सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4,82,071 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 42,352 लोग ठीक हुए हैं। रिकवरी दर बढ़कर 97.11% हो गई है। देश में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 2.40% हो गई है। वहीं दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.61% है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना की 14,81,583 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल टीकाकरण का आंकड़ा 35,28,92,046 हो गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के अनुसार भारत में कल कोरोना के लिए 15,22,504 सैंपल टेस्ट किए गए। वहीं कल तक कुल 41,41,77,457 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। अनलॉक के तहत देश के कई हिस्सों में कोविड प्रतिबंधों में ढील देने का सिलसिला जारी है। कई राज्यों में आज से कुछ और सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य में मल्टीप्लेक्स सिनेमाघर 50% क्षमता के साथ खोले जा रहे हैं। मास्क, सैनिटाइजेशन, थर्मल स्कैनिंग जैसे कोविड नियमों का पालन कर दर्शकों को सिनेमा हॉल में प्रवेश दिया जाएगा। कर्नाटक सरकार की ओर से जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार आज से मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत मिल गई है। इसके मद्देनजर साफ सफाई से लेकर बाकी सभी तैयारियां चल रही हैं। बेंगलुरु के गरुड़ मॉल के CEO के मुताबिक मॉल में काम करने वाले ज्यादातर कर्मचारियों का टीकाकरण हो चुका है। वहीं दिल्ली सरकार ने शहर में आज से बिना दर्शकों के स्टेडियम और खेल परिसर खोलने की अनुमति दी है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक आदेश में कहा है कि स्टेडियम और खेल परिसरों को खोलने में कोविड मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। बैंकेट हॉल, मैरिज हॉल और होटल में 50 अतिथियों के साथ विवाह समारोह किया जा सकेगा।
जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कोविड-19 मामलों में कमी को देखते हुए 13 जिलों में सप्ताहांत कर्फ्यू हटा लिया है। इनमें जम्मू संभाग के जम्मू, कठुआ, सांबा, पुंछ, राजौरी, उधमपुर और कश्मीर घाटी के अनंतनाग, बांदीपोरा, बारामूला, बडगांव, गांदरबल, पुलवामा और शोपियां शामिल हैं। सभी दुकानों को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि रोजाना का रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। मार्केट एसोसिएशन को कोविड-19 के उचित व्यवहार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने में स्थानीय प्रशासन का पूरा सहयोग करना होगा। रेस्टोरेंट और बार अपनी कुल क्षमता के 50% पर केवल उन ग्राहकों के लिए खुलेंगे जिन्होंने टीका लगवाया है या फिर जिनके पास 48 घंटे पहले की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज पठन और संख्यात्मक कौशल में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल यानी निपुण भारत कार्यक्रम की वर्चुअल तरीके से शुरुआत करेंगे। इस दौरान एक लघु वीडियो, गीत और निपुण भारत के कार्यान्वयन संबंधी दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विद्यालय, शिक्षा विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और संस्थानों के प्रमुख इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। निपुण भारत अभियान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के तहत विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से किया जाने वाला महत्वपूर्ण प्रयास है। निपुण भारत अभियान का उद्देश्य आमतौर पर सभी के लिए आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल के अनुकूल माहौल बनाना है। इसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्ष 2026-27 तक तीसरी कक्षा की पढ़ाई पूरी करने वाले सभी बच्चे लिखने, पढ़ने और संख्यात्मक कौशल में अपेक्षित प्रवीणता हासिल कर सकें। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र आज से मुंबई में शुरू हो रहा है। विधान भवन में प्रवेश के लिए RT-PCR परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। विधायकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के कोरोना जांच की सुविधा विधानमंडल परिसर में की गई है। शनिवार को कुल 2200 लोगों की जांच की गई। उनमें से 4 लोग संक्रमित पाए गए। रविवार को जिनकी कोरोना जांच की गई है उनकी रिपोर्ट आज मिल जाएगी। राज्य के जिलाधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए गए हैं कि जो विधायक अपने जिलों में कोरोना जांच कराना चाहते हैं उन्हें आवश्यक सुविधाएं प्रदान करें। इससे पहले कल महाराष्ट्र के बीजेपी नेताओं की बैठक मुंबई में हुई। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में राज्य के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि राज्य में कई मुद्दे होने के बावजूद सरकार कोरोना परिस्थितियों का हवाला देते हुए सिर्फ 2 दिन के विधानसभा सत्र का आयोजन कर रही है। फडणवीस ने कहा कि ये सरकार लोकशाही को ताला लगाने का काम कर रही है। फडणवीस ने कहा कि इस सत्र में सरकार ने आदेश निकाला है कि जिसके तहत सदन में कोई भी लेजिस्लेटिव टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी सिवाय सप्लीमेंट्री बिल के किसी अन्य विषयों के बारे में चर्चा नहीं की जाएगी। फडणवीस का कहना है कि राज्य में किसानों से लेकर कोरोना स्थिति के बारे सरकार के खिलाफ कई सवालिया निशान उत्पन्न हुए हैं। फडणवीस ने सरकार पर आरोप लगाते हुए ये कहा कि राज्य सरकार नहीं चाहती कि अधिवेशन लंबा चले, जिसके कारण सरकार को किसी भी असहज स्थिति में आए। उन्होंने कहा कि जिन विषयों को सदन में उठाने की अनुमति नहीं होगी उन्हें सदन के बाहर उठाया जाएगा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की आज धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेशी है, लेकिन इससे पहले अनिल देशमुख ने प्रवर्तन निदेशालय को एक पत्र लिखकर कहा कि अभी भी उनको आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। संभावना जताई जा रही है कि अनिल देशमुख के वकील आज प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हो सकते हैं। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल देशमुख को 5 जुलाई से पहले निदेशालय में पेश होने के लिए सम्मन जारी किया था। प्रवर्तन निदेशालय का देशमुख को ये तीसरा सम्मन है। देशमुख ने खराब स्वास्थ्य और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपर्याप्त दस्तावेज न उपलब्ध कराने का हवाला देते हुए पिछले 2 सम्मनों पर निदेशालय में उपस्थित वो नहीं हुए थे। उनके 2 सहयोगी संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे 6 जुलाई तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं। और इस पर और बात करते हैं मेरे सहयोगी योगेश से, जो मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश, अगर अपडेट्स लेना चाहें आपसे, क्या अपडेट हैं इस पूरे मामले पर?
देखिए, ताज़ा अपडेट यही है कि अनिल देशमुख के वकील जो हैं इंद्रपाल सिंह, वो इस वक्त अभी अंदर दाखिल हुए हैं, जहां पे हमें प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर के बाहर वो अभी जो है अंदर गए हैं। हालांकि उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। जब हम लोगों ने जानना चाहा कि क्या अनिल देशमुख आज आएंगे, तो उन्होंने इस पर कहा कि वो अभी अंदर से आएंगे तो फिर वो मीडिया से बात करेंगे। इससे पहले 26 जून और 29 जून ये 2 दिन जो उनको अपीयर होना था ईडी के सामने, वो 2 समन भी वो अनिल देशमुख नहीं आए थे और दोनों समन में उन्होंने अपने वकील को भेजा था। तीसरा समन है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उनके 2 सबॉर्डिनेट हैं, जो उनके सचिव हैं और जो उनके सहयोगी हैं, कुंदन शिंदे और जो एक अन्य सहयोगी जो हैं वो हैं संजीव पलांडे, इन दोनों के साथ ये दोनों अभी ईडी के कस्टडी में है और कल इनकी कस्टडी जो है वो खत्म होने वाली है। प्रवर्तन निदेशालय इस कोशिश में था कि इन दोनों के साथ उनका आमना सामने करवाया जाए, उनका कन्फ्रंटेशन कराया जाए, क्योंकि कोर्ट में ईडी पहले ही बोल चुका है कि इन दोनों ने जो है वो इस बात को स्वीकारा है कि 4 मार्च को एक मीटिंग हुई थी, जिसमें कथित तौर पर सारे जो जितने भी बाद स्टूडेंट्स हैं, इनके साथ जिस तरीके से जो एलिगेशंस जो परमवीर सिंह ने लगाए थे, उन सब से जुड़ी हुई मीटिंग जो है वो हुई थी। अब ऐसी क्योंकि इन्होंने स्वीकारोक्ति की है प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक, तो प्रवर्तन निदेशालय इस कोशिश में था कि अनिल देशमुख का आमना सामना कराया जाए, जो कि मुश्किल है, क्योंकि अनिल देशमुख के आने का संकेत जो है फिलहाल नहीं मिल रहा है। दूसरी बात यह भी है कि चूंकि अनिल देशमुख सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर चुके हैं, तो पहले ऐसा मामला आ चुका था, पिछले साल का ही मामला है, जब प्रताप सरनाईक यहाँ पे शिवसेना के बड़े नेता हैं, जब उनके खिलाफ इसी तरह का एक मामला था प्रवर्तन निदेशालय में जो मामला आया था, उसमें उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और उनको उसमें राहत मिली थी। वो और उनके बेटे दोनों ही उसमें आरोपी थे और दोनों को कोर्सिव एक्शन जिसको बोलते हैं दंडात्मक कार्रवाई, उससे राहत दी गई थी। उसी तर्ज पर अब देखते हैं कि ये भी मामला उसी तर्ज पर जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कल जो है ऋषिकेश देशमुख को भी पेशी के लिए बुलाया गया है। आज अनिल देशमुख को पेशी के लिए बुलाया गया था और कल ऋषिकेश देशमुख जो कि अनिल देशमुख के बेटे हैं, इनको भी बुलाया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एलिगेशन से जो मामला जो सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के बाद ये ईडी ने इस मामले में अपना ECI फाइल किया था और उसमें जो है इनके पूरे परिवार के कई सदस्य जो हैं वो उसमें शामिल बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो पैसा रिश्वत के जरिए आया गया था, जिस तरीके से सचिन वाजे जो कि डिसमिस किए जा चुके हैं, उन्होंने जो पैसे दिए थे कथित तौर पर, वो हवाला के जरिए दिल्ली होते हुए नागपुर के एक ट्रस्ट को गया था, जिसका स्वामित्व जो है वो देशमुख परिवार के पास था। और कई सारे ट्रेसेज जो हैं, ऐसे कई सारे मनी ट्रेल जो हैं वो ऑलरेडी ईडी प्रवर्तन निदेशालय के हाथों लग चुके हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो सवाल होंगे वो गंभीर होंगे अनिल देशमुख के साथ। संभव ये भी है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। इन्हीं सबको देखते हुए जो है फिलहाल वो तीसरा समन है जिसमें अनिल देशमुख अभी हाजिर नहीं हुए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये भी बता दूंगी, क्योंकि विधानसभा का सत्र जो है 2 दिन का वो यहाँ पे चल रहा है, तो एक अटकलें यह भी लगाई जा रही है कि क्योंकि पॉलिटिकल मोमेंटम बहुत ज़्यादा हिट ना हो, बहुत ज़्यादा जो है वो पीक पे ना आए, तो ये भी एक वजह बताई जा रही है कि अनिल देशमुख सामने अभी तक नहीं आए। हालांकि रहस्य अभी गरमाया हुआ है, क्योंकि आज दिन भर का समय है। अनिल देशमुख को अगर पेश होना है तो दिन में कभी भी हो सकते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा उनकी पेशी को लेकर। हालांकि रहस्य जो है वो भी बरकरार है। जी योगेश, आपने एक पुराने मामले के साथ इस मामले को कंपेयर करके बताया है कि पहले भी ऐसा एक मामला हुआ था जिसमें उनको थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन इस मामले की गंभीरता को अगर देखते हुए देखा जाए, तीसरा समन है और अनिल देशमुख आज भी पेश नहीं हुए हैं, वकील अभी अंदर गए हैं, क्या कयास लगाए जा सकते हैं? क्या सख्त रवैया निदेशालय की ओर से लिया जा सकता है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रवर्तन निदेशालय सख्त रवैया अपना सकता है, लेकिन चूंकि ये चीज़ें कानूनी तौर पे भी उलझी हुई हैं, क्योंकि अनिल देशमुख के खिलाफ 2 मामले हैं, सिर्फ प्रवर्तन निदेशालय का ही मामला नहीं है, साथ में सीबीआई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है उसका भी मामला जो है वो चल रहा है, जिसमें अनिल देशमुख ने उस मामले के जो सीबीआई की FIR थी उसके 2 पैराग्राफ को अनिल देशमुख ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में चुनौती भी दी थी, क्योंकि जो सीबीआई ने FIR की थी वो बेसिकली मुंबई के जो पूर्व पुलिस कमिश्नर से परमवीर सिंह, उनके लेटर पे हुआ था। लेकिन उस लेटर में 2 चीज़ों का जिक्र नहीं था। एक तो था कि जो मुंबई पुलिस के तबादले होते हैं उसमें उनका अनड्यू इन्फ्लुएंस था, और दूसरा था कि सचिन वाजे को वापस नौकरी में लाने के लिए जो कथित तौर पर मांग की गई थी, ये परमवीर सिंह के चिट्ठी में नहीं था, ये बाद में जब सचिन वाजे ने NIA कस्टडी में चिट्ठी लिखी थी ये उसमें था। और दूसरा जो मामला है फोन रिकॉर्डिंग का, ये दूसरा मामला है जो कि रश्मि शुक्ला जो अभी जो सीनियर IPS है उनके द्वारा ये मामला खोला गया था। तो बॉम्बे हाईकोर्ट का ये दिशा निर्देश था
कथित तौर पर, जो कि जो परमवीर सिंह की चिट्ठी है इसके आधार पर एफआईआर होगी। तो अनिल देशमुख ने यह चुनौती दी है कि चूंकि वो चिट्ठी में उन चीजों का जिक्र नहीं था, इसीलिए एफआईआर का हिस्सा इसको नहीं बनाया जा सकता है। बॉम्बे उच्च न्यायालय में इसकी दलीलें खत्म हो चुकी है, जजमेंट कभी भी आ सकता है, जजमेंट को रिजर्व रखा गया है। अब ईडी का मामला यह है कि जो ईडी ने ईसीआईआर फाइल किया है वो सीबीआई के ही एफआईआर के तर्ज पे किया गया है। तो अनिल देशमुख ये कह रहे हैं कि क्योंकि सीबीआई का ये एफआईआर जो है वो बॉम्बे उच्च न्यायालय में लंबित है, उस पर सुनवाई अभी बाकी है, उस पर जो जजमेंट है वो बाकी है, तो ऐसे में जो है ईडी का जो मामला है वो सब जुडिस होने के कारण वो यहाँ पे पेश होने को लेकर मना अपना जो है इनकार कर रहे हैं। तो ये एक कानूनी पेंच है जो कि इसमें फंसा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय आगे क्या करता है ये मुझे लगता है एजेंसी पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एजेंसी हो सकता है कि आगे भी समन जारी करे। क्योंकि अगर विहांग सरनाईक की बात कीजिएगा तो प्रताप सरनाईक के बेटे दो पिछले साल का जो मैं आपको टॉप्स ग्रुप का केस बता रहा हूं, 5 समन उनको इशू किए गए थे और 5वें समन के बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए थे जहां पे उनको राहत मिली थी। तो ये तो खैर भी तीसरा समन है, इसीलिए अंतिम तौर पर नहीं बताया जा सकता है कि प्रवर्तन निदेशालय क्या कदम लेगा। लेकिन एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, अगर वो समन को फिर से रिफ्यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मुसीबतें जो है वो बढ़ सकती हैं। जी योगेश, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे आज से ब्रिटेन और इटली के 4 दिवसीय दौरे पर होंगे। इस यात्रा के दौरान उनकी मुलाकातें इन दोनों देशों के अपने समकक्षों और अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से होंगी। इन बैठकों का लक्ष्य भारत और इन देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। सेना प्रमुख आज और कल ब्रिटेन की यात्रा पर रहेंगे, जहां उनकी मुलाकात वहां के रक्षा सचिव, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सेना प्रमुख से होगी। जनरल एमएम नरवणे कई सैन्य संस्थानों का निरीक्षण भी करेंगे। इटली के 2 दिवसीय दौरे के दौरान सेना प्रमुख इतावली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सेना प्रमुख के साथ बैठकें करेंगे। जनरल नरवणे कैसीनो शहर में भारतीय सेना के एक स्मारक का भी उद्घाटन करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और नेता रामविलास पासवान की आज जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी है। पीएम ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज मेरे मित्र स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती है। मैं उनकी कमी महसूस करता हूं। वे भारत के सबसे अनुभवी सांसदों और राजनेताओं में से एक थे। जनसेवा और दलितों को सशक्त बनाने के लिए उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जोधपुर जयपुर हाईवे पर रविवार देर रात हुए एक भीषण सड़क हादसे में 6 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सभी मृतक अजमेर जिले के बयावर के निवासी थे। बयावर की तरफ जा रही बोलेरो ने डांगियावास के समीप ओवरटेक के प्रयास में सामने से आ रहे ट्रेलर से जा भिड़ी। 3 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवकों की देर रात अस्पताल ले जाते समय और एक अन्य युवक की आज तड़के इलाज के दौरान मौत हो गई। अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत संधू ने डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में बताया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार के पहले 100 दिनों में भारत और अमेरिका के बीच उच्च स्तरीय बातचीत ये अंकित करती है कि द्विपक्षीय संबंध और अधिक सुदृढ़ हो रहे हैं। उनका ये बयान इस साल के अंत तक होने वाले क्वाड की शिखर बैठक से पहले आया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित ऑस्ट्रेलिया और जापान के शीर्ष नेतृत्व के साथ शिखर वार्ता करेंगे। तरनजीत सिंह संधू का साक्षात्कार आप शाम 8 बजे डीडी इंडिया चैनल पर देख सकते हैं। एम्बेसडर संधू, आप भारत और अमेरिका के रिश्तों को कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच फोन पे कई बार बातचीत हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कई बार हुए हैं, तो द्विपक्षीय संबंधों के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? भारत यूएस रिलेशनशिप जो है ये एक स्टडी अपवर्ड पाथ पे है। नाउ जो पहले 100 दिन है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की, अगर हम इनको देखें तो इसमें आपको बहुत क्लियरली दिखेगा कि काफी हाई लेवल इंटरेक्शन हुई हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन ने 3 बारी प्रधानमंत्री मोदी जी से बात करी है। वाइस प्रेसिडेंट हैरिस ने भी प्रधानमंत्री जी को इस महीने टेलीफोन पे बात करी थी। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट समिट्स जो यहाँ हुई हैं, वर्ल्ड और क्लाइमेट चेंज की, जिनके सब्सटैंटिव आउटकम्स हैं, दोनों में हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत इज्जत दी गई।
हमारे विदेश मंत्री पिछले महीने यहाँ आए और जितने उनके इंटरलोक्यूटर्स हैं उनको मिले। यहाँ के अमेरिका के रक्षा सचिव ऑस्टिन, जनरल ऑस्टिन और स्पेशल एनवॉय केरी, ये दोनों भारत आए। हमारे डिफरेंट मंत्री, फाइनेंस, कॉमर्स, एनर्जी, हेल्थ, इन्होंने अपने यूएस काउंटर पार्ट्स के साथ बातचीत करी। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ रेगुलरली बात करते रहते हैं। ये हमारा जो रिलेशनशिप है ये 5 मुद्दों पे बहुत क्लियरली खड़ा हुआ है। आपने ये देखा है कोविड का, जो रिसेंटली कोविड का दोबारा से अटैक इंडिया में हुआ, उस टाइम पे राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रधानमंत्री को फोन किया और सॉलिडारिटी इंडिया के साथ एक्सप्रेस करी। एंड उसके बाद 7 प्लेन लोड्स 100 बिलियन कोविड एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज इंडिया को पहुंची। यूएस कांग्रेस में भी हमें बाईपार्टीजान सपोर्ट मिली। प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट कंपनीज 350 मिलियन असिस्टेंस, डिफरेंट मेडिकल आइटम्स उन्होंने हमारे भाइयों को सप्लाई किया। एंड इस मौके पे 5 एरियाज जो मैंने आपको बताए हैं, हेल्थ केयर और फार्मा, आईटी, डिजिटल स्पेस, एनर्जी सेक्टर, एजुकेशन और जो नॉलेज पार्टनरशिप है, और फाइनली हमारा डिफेंस और स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है इंडो पैसिफिक पे और क्वाड पे। सो इन सब को मिला के हमारी फाउंडेशन दोनों की रिलेशनशिप की एक सॉलिड और मजबूत है। बांग्लादेश में सख्त प्रतिबंधों के बावजूद कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से इस रिकॉर्ड 153 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 15,065 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 8,661 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 9,44,917 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने आगाह किया है कि उच्च संक्रमण दर से चिकित्सीय ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। बांग्लादेश में डेल्टा वेरिएंट की वजह से कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन आज ग्वाटेमाला की यात्रा पर पहुंच गए हैं। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन की ग्वाटेमाला की ये पहली यात्रा है। अपनी यात्रा के दौरान मुरलीधरन ग्वाटेमाला के आर्थिक मामलों के मंत्री से मिलेंगे और उद्योग एवं वाणिज्य संघों के प्रमुखों सहित कारोबारी समुदाय के साथ मुलाकात करेंगे। वे ग्वाटेमाला में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। ब्रिटेन ने कोविड-19 के चलते लगे प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 19 जुलाई से देश में लॉकडाउन के सभी प्रतिबंध हटाने के आदेश दिए हैं। ब्रिटेन में अब तक के आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण की दर भले ही तेज हो, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने और मरने वालों की संख्या बहुत कम है। सरकार के मुताबिक देश में 80% लोगों को वैक्सीन की 1 डोज दी जा चुकी है, वहीं 63% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ओलिवियर वेरान ने नागरिकों से ज़्यादा संख्या में कोविड टीका लगवाने की अपील की है। उन्होंने फ्रांस में इस माह के अंत तक डेल्टा वेरिएंट की वजह से कोविड-19 की चौथी लहर के आने के प्रति लोगों को आगाह किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 दिनों में संक्रमण दर में कोई कमी नहीं आई है। ये अधिक संक्रामक डेल्टा वेरिएंट की वजह से दोबारा से बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि फ्रांस को अपने टीकाकरण अभियान में तेजी लानी होगी। फ्रांस समय के खिलाफ दौड़ लगा रहा है। फिलीपींस के दक्षिणी प्रांत में सैन्य कर्मियों को ले जाते समय वायुसेना के एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। इस विमान में सवार सैनिकों को आतंकवादियों से लड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ये देश की वायुसेना के इतिहास में सबसे भीषण हादसा है। सैन्य अधिकारियों ने बताया कि 49 सैनिकों को बचा लिया गया है, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हैं। ये विमान सुलू प्रांत में जोलो हवाई अड्डे के बाहर दोपहर को नारियल के खेत में हादसे का शिकार हुआ। सेना ने बताया कि विमान में 3 पायलट और चालक दल के 5 सदस्यों समेत 96 लोग सवार थे। अधिकारियों ने बताया कि घायलों का सुलू या नज़दीकी जोम्बुआंगा शहर के अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। राहत और बचाव कर्मी घटनास्थल पर मौजूद हैं।
पोप फ्रांसिस के रोम के अस्पताल में रविवार को आंत की सर्जरी हुई। वेटिकन के प्रवक्ता माटेओ ब्रूनी ने एक बयान में कहा कि 84 वर्षीय पोप की सर्जरी सफल रही। ब्रूनी ने अपने बयान में कहा कि पोप स्टेनोसिस से पीड़ित थे। ये एक ऐसी स्थिति है जो बार बार पेट में दर्द, सूजन और आंतों की आदतों में बदलाव का कारण बन सकती है। गौरतलब है कि 2013 में अपने चुनाव के बाद ये पहली बार है जब पोप को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वेज नदी प्राधिकरण और एक विशाल मालवाहक जहाज के मालिकों के बीच आर्थिक विवाद को हल करने पर सहमति बन गई है। ये जहाज इस साल के शुरू में लगभग एक सप्ताह तक स्वेज नदी में फंसा रहा था, जिससे उसका यातायात बाधित हो गया था। स्वेज नदी प्राधिकरण ने इस जहाज के मालिकों से यातायात बाधा के कारण हुए नुकसान के बदले हर जाने की मांग की थी और जहाज व उसके चालक दल को रोक रखा था। जापानी स्वामित्व वाला ये जहाज 23 मार्च को स्वेज नदी में फंसा था, जिसकी वजह से इस नदी के रास्ते होने वाला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ था। तूफान एल्सा ने हैती और डोमिनिका गणराज्य के दक्षिणी तटों पर बड़ी तबाही मचाई। तूफान से कैरिबियाई क्षेत्र में कई पेड़ उखड़ गए और मकानों के छत उड़ गए। तूफान की वजह से कम 3 लोगों की मौत हुई है। फ्लोरिडा में आज तूफान के पहुंचने के अनुमान को लेकर गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने तूफान एल्सा के संभावित रास्ते में पड़ने वाले 15 काउंटी में आपातकाल के आदेश जारी किए हैं। डेसेंटिस ने लोगों को तूफान से पड़ने वाले असर से बचने की तैयारी शुरू करने का आग्रह किया है। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन में आज से प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों की शुरुआत होगी, जहां 20 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर और विश्व नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच पर नजर रहेगी। फेडरर विंबलडन में 104वीं जीत के साथ 18वीं बार इस प्रतियोगिता के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। फेडरर ने तीसरे दौर के मुकाबले में कैमरून नोरी पर शानदार जीत दर्ज कर चौथे दौर में जगह बनाई है। फेडरर का चौथे दौर में सामना इटली के लोरेंजो सोनेगो से होगा। वहीं महिला एकल वर्ग में भी आज प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले आयोजित होंगे, जहां ईगा स्वियाटेक, कैरोलिना प्लिस्कोवा, मैडिसन कीज और एशले बार्टी जैसे खिलाड़ी अपनी चुनौती पेश करेंगी। कोपा अमेरिका में अर्जेंटीना और कोलंबिया की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। रविवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना के इक्वाडोर को 3-0 से पराजित किया। वहीं कोलंबिया की टीम ने उरुग्वे को पेनल्टी शूटआउट में गए मैच में 4-2 से शिकस्त दी। अर्जेंटीना ने इक्वाडोर के खिलाफ शुरुआत से ही अपनी पकड़ को बनाए रखा और खेल के 40वें मिनट में टीम की ओर से पहला गोल आया, जबकि बाकी दोनों गोल खेल के दूसरे हाफ के अंतिम समय में आए। इस मुकाबले में लायनल मेसी भी गोल करने में सफल रहे और उन्होंने दूसरे हाफ के अतिरिक्त समय में गोल किया। अब सेमीफाइनल में अर्जेंटीना का सामना कोलंबिया से होगा। वहीं उरुग्वे और कोलंबिया के बीच मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। निर्धारित समय तक गोल न हो पाने के चलते मैच में जीत और हार का नतीजा पेनल्टी शूटआउट से निकला, जहां कोलंबिया ने उरुग्वे को 4-2 से हरा दिया। टोक्यो ओलंपिक के शुरू होने में अब जबकि चंद समय ही बचा है, तो ऐसे में टोक्यो ओलंपिक में भारत के रियो से बेहतर करने की उम्मीदें सबसे ज़्यादा शूटिंग पर टिकी हैं। इस बार देश के 15 शूटर्स की टीम ओलंपिक में जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। टोक्यो ओलंपिक की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इसके शुरू होने के साथ ही नजर अब भारत पर भी टिक गई है, क्योंकि इस बार भारतीय एथलीटों से उम्मीदें पहले से भी ज्यादा रहने वाली है। निशानेबाजी। टोक्यो ओलंपिक में भारत के रियो से बेहतर करने की उम्मीदें सबसे ज्यादा शूटिंग पर टिकी हैं। इस बार देश के 15 शूटर्स की टीम ओलंपिक जा रही है। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा शूटिंग दल है। इससे पहले सबसे बड़ा दल 2016 के रियो ओलंपिक में भेजा गया था। तब 12 शूटर्स का दल रियो गया था। 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के अभिषेक वर्मा और सौरभ चौधरी वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 3 में हैं। इसी इवेंट में यशस्विनी देसवाल और मनु भाकर महिलाओं में वर्ल्ड नंबर 1 और 2 हैं। ऐसे में इस इवेंट में भारत को 1 से ज्यादा पदक मिलने की उम्मीद है। महिलाओं के ही 25 मीटर पिस्टल इवेंट में भी मनु भाकर और राही सरनोबत वर्ल्ड नंबर 2 और 3 हैं।
इस इवेंट में भी भारत को पदक की उम्मीद है। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर इस वक्त वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 है, तो 10 मीटर एयर राइफल में दिव्यांश सिंह पवार वर्ल्ड नंबर 3 है। इसी इवेंट में महिलाओं में इलावेनिल बलारविल से भी पदक की उम्मीद है। कुश्ती। पिछले 3 ओलंपिक से रेसलिंग भारत का सबसे सफल स्पोर्ट्स रहा है। इस खेल में अब तक देश को 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज समेत कुल 5 पदक मिल चुके हैं ओलंपिक से। इस बार भी इसमें पदक मिलने की उम्मीदें हैं। शूटिंग की तरह ही रेसलिंग में भी खिलाड़ियों का बड़ा दल ओलंपिक जा रहा है। यहाँ पदक की सबसे बड़ी उम्मीद बजरंग पूनिया, दिनेश फोगाट और दीपक पूनिया है। ये सभी वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 3 में शामिल हैं। इन तीनों से पदक की उम्मीद की जा रही है। बजरंग ने पिछले 3 साल से लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। वो पदक के सबसे बड़े दावेदार हैं। वहीं 2016 के रियो ओलंपिक में मिली असफलता के बाद विनेश फोगाट के प्रदर्शन में भी सुधार आया है। उनसे भी इस बार पदक की उम्मीद है। बॉक्सिंग। शूटिंग और रेसलिंग के साथ बॉक्सिंग में भी भारत को 1 से ज्यादा मेडल मिलने की उम्मीद है। शूटिंग और रेसलिंग की तरह बॉक्सिंग में भी अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दल ओलंपिक जा रहा है। इस बार 9 भारतीय मुक्केबाज पोडियम फिनिश के लिए उतरेंगे। इनमें से अमित पंघाल, मैरी कॉम और पूजा रानी पदक के सबसे बड़े दावेदार हैं। शूटिंग, रेसलिंग और बॉक्सिंग में जहां भारत को 1 से ज्यादा मेडल मिलने की उम्मीद है, वहीं एथलेटिक्स, बैडमिंटन और हॉकी में भी मेडल आ सकते हैं। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा, बैडमिंटन में पीवी सिंधु से पदक की उम्मीद है। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने जिस तरह से पिछले 3 साल में प्रदर्शन किया है, उससे एक बार फिर से ओलंपिक मेडल मिलने की उम्मीद की जा सकती है। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू देश को इस ओलंपिक में पहला पदक दिला सकती हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। ओलंपिक में सीधे क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले तैराक साजन प्रकाश टोक्यो में पिछले 5 साल के अनुभव के सहारे हासिल लय को जारी रखना चाहते हैं। रियो खेलों और एशियाई खेलों के जरिए उन्होंने दबाव का सामना करना भी अच्छी तरह से सीखा है। उनका मानना है कि भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन ज़्यादा स्पर्धाएं होनी चाहिए। Learned a lot through over the period of training through the strategy of swimming the 200 fly race. I think it's all about the experience which I went to the first Olympics and then the Asian Games, and the training with other coaches and working on many other aspects of this race. And I think I've gained a lot of knowledge about 200 fly, and I think I will put everything together to swim at this Olympics, and maybe even more after that. उन्नीस सौ 1980 के बाद से भारत ने हॉकी में ओलंपिक पदक नहीं जीता है। इस साल जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है और हमेशा की तरह उम्मीद की जा रही है कि भारतीय टीम ओलंपिक में पदक के सूखे को खत्म करेगी। खिलाड़ी पूरी तरह से तैयार हैं और कप्तान मनप्रीत को उम्मीद है कि टीम उम्मीद के अनुरूप टोक्यो में प्रदर्शन करेगी। टोक्यो ओलंपिक शुरू होने में अब महज कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और भारतीय टीम से बहुत उम्मीदें हैं। टोक्यो ओलंपिक में टीम ने अच्छी तैयारी की है और हमारे साथ भारतीय हॉकी टीम के राष्ट्रीय कप्तान मनप्रीत सिंह जुड़ गए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मनप्रीत, एक कप्तान के तौर पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर? खिलाड़ियों का, जो सीनियर खिलाड़ी हैं खासकर, उनका किस तरह से आपको सहयोग मिल रहा है? क्योंकि पिछले प्रदर्शन पर नज़र डालें भारतीय हॉकी टीम के आपकी कप्तानी में, तो टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो किस तरह से देख रहे हैं टोक्यो ओलंपिक को? हॉकी एक टीम गेम है, तो इसमें सभी का कंट्रीब्यूशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि मैं अभी खेल चुका हूँ, बट मेरे साथ में काफ़ी और सीनियर प्लेयर्स भी हैं जो मेरे साथ ही सेम भूमिका अभी तक निभाते आ रहे हैं। जैसे कि PR श्रीजेश है, वरिंदर लाकड़ा है और हरमनप्रीत है और उपिंदर पाल है। तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं जो हमेशा मेरे साथ मेरे कंधे से कंधा मिला के चलते आ रहे हैं अभी तक। और कभी भी कई बार होता है, कई बार मैं भी अच्छा नहीं खेलता हूँ,
तो ये हमेशा मेरे बैकअप मुझे मोटिवेट करते हैं कि हाँ कि अच्छा, क्योंकि तू अच्छा प्लेयर, तो ग्राउंड में तेरी हमें ज़रूरत है। तो हमेशा बैकअप करके पूरा मोटिवेट करते हैं ग्राउंड के ऊपर। तो मुझे लगता है कि इस बार ओलंपिक्स में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर और यंग प्लेयर सभी दोनों का मिक्सअप है। तो अभी तक जो देखा जाए तो टीम ने जो लास्ट ईयर से अभी तक जो परफॉर्म किया है, काफ़ी अच्छा किया। हम लोगों ने लास्ट ईयर स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छी टीमों को बीट किया। मनप्रीत, ये कोविड का दौर है और इस वक्त अपने आप को फिट रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो किस तरह की तैयारी आप लोगों की चल रही है और किस तरह से आप अपने आप को आप फिट रख रहे हैं, क्योंकि ओलंपिक में फिटनेस एक बहुत बड़ी चुनौती होगी भारतीय टीम के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो टॉप टीमें हैं उनके खिलाफ टोक्यो में खेलना होगा। तो किस तरह से अपने आप को मोटिवेट और फिट रख रहे हैं आप लोग? हम लोग इस बार बेंगलोर में ट्रेनिंग करते आ रहे हैं, तो टीम का जो ट्रेनिंग का भी चल रहा है बहुत काफी अच्छा चल रहा है। हम लोग काफी हार्ड वर्क कर रहे हैं, पूरी टीम हार्ड वर्क कर रही है, क्योंकि सभी को पता है कि वहाँ पे टोक्यो में जो गर्मी है वो ज्यादा रहेगी अभी से। तो वहाँ पे जो हमारे कई मैचेस हैं वो भी दोपहर में है, तो इसीलिए हम लोग जो ट्रेनिंग यहाँ पे कर रहे हैं वो दोपहर में कर रहे हैं, कि हम लोग जो वो हीट है उसके यूज टू हो सके। जब हम लोग टोक्यो में जाए वहाँ पे हमें ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। और स्पेशली हम लोग फिटनेस के ऊपर काफी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे टोक्यो में फिटनेस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। मनप्रीत, टोक्यो में वर्ल्ड की टॉप टीमें खेलेंगी, जैसे कि ब्राज़ील, अर्जेंटीना, जर्मनी और स्पेन, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें वहाँ पर होंगी। तो इन खिलाड़ियों के खिलाफ किस तरह से रणनीति होगी? क्या कुछ चुनौतियाँ आपके सामने हैं इन खिलाड़ियों के खिलाफ खेलने में? हम लोग इस बार यही सोच रहे हैं कि किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे कोई भी टीम अगर आ रही है वो इजी नहीं रहेगी, आपको कोई इजी मैच जीतने नहीं देगा। तो इसीलिए किसी भी टीम के साथ मैच आता है वहां पे तो पूरा 100% दें और पूरा थ्रू आउट जाएं और उनके पूरा रीड करके जाएं, उनके ऊपर कैसे, उनका प्लस पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है, कहाँ से हम लोग उनको हर्ट कर सकते हैं। तो ये चीजें हम लोग पूरा काम करके जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि हमें किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं करनी चाहिए और किसी के साथ मैच है पूरा 100% और जीतने के लिए जाए। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है उनके बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए। जो चीजें हम चेंज कर सकते हैं हम लोग उसी के ऊपर काम किया जाए। तो हम लोगों ने यही था कि काफी हमारे इंटरनेशनल मैचेस कैंसिल हुए थे रिसेंटली, तो हम लोगों ने यही था कि हाँ कि हमें ओलंपिक से पहले शायद कोई इंटरनेशनल मैच ना मिले, बट हमें यही कैम में पूरा हार्ड वर्क करना है कि जो कमियां हैं वो उसी में ढूंढ के हमें उसके ऊपर काम करके उसको अच्छा करके, कि जब हम ओलंपिक्स में जाएं तो हमारी जो वीक पॉइंट्स वो ज्यादा कम हो, ज्यादा ना, हम लोग ओपोनेंट्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटी ना दे के हमारे ऊपर गोल करने का वो गोल कर सकें। हमारे साथ वाइस कैप्टन हरमनप्रीत भी जुड़ गए हैं। हरमनप्रीत, स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ में। आप एक ड्रैग फ्लिकर हैं और टर्फ हॉकी में ड्रैग फ्लिकर की बहुत बड़ी भूमिका होती है और पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करने की पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करना भी एक कला है। तो किस तरह से आप तैयार कर रहे हैं खुद को? यस सर, एक्चुअली बिग टूर्नामेंट है, ओलंपिक है, उसके लिए वाइस कैप्टन ऐसे जा रहे हैं एंड ऑफ कोर्स ये टीम गेम है, तो आई थिंक सभी एक साथ में जो हमारा मेन फोकस है कि अपने सारी टीम को साथ में लीड करना है एंड वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी जो उसको अच्छे से निभाना है। एंड एज ए ड्राइव फ्लिकर एंड एज ए डिफेंडर मैं बोलूँगा कि काफ़ी मेन रोल रहेगा हमारा और कोशिश यही करेंगे कि अपना बेस्ट करेंगे सर। एक्साइटमेंट सर बहुत है क्योंकि काफी लॉन्ग टाइम से प्रैक्टिस चल रही है सर, क्योंकि 1.5 ईयर हो गया, काफी कुछ वर्क हुआ है डायरेक्टिंग पे एंड डेली हम अपना रूटीन में प्रैक्टिस हो रही है, अलग अलग वेरिएशंस एंड काफी लाइक वेरिएशन बोल सकते हैं, जैसे आप पेनल्टी कॉर्नर में अपना आप कैसे आप फर्स्ट रशर को आप बीट करोगे एंड कैसे आप गोलकीपर को बीट करोगे, ओपोनेंट्स को रीडिंग एंड मीटिंग्स में कंटिन्यूसली चल रहा है सर। चलिए वीरेंद्र से भी बात कर लेते हैं। वीरेंद्र लाकड़ा वॉइस कैप्टन तो है ही, साथ ही डिफेंस की भूमिका में रहेंगे टोक्यो ओलंपिक में। वीरेंद्र, किस तरह से देखते हैं इस टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम के प्रदर्शन पर, क्योंकि वहाँ पर जो भी खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे उनके खिलाफ इतना आसान नहीं होगा मैच में जीत हासिल करना। तो आप अपनी भूमिका को किस तरह से देखते हैं और खिलाड़ियों का किस तरह से कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हमने देखा है कि टीम जो चुनी गई है टोक्यो ओलंपिक के लिए उसमें मिक्स खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी तो है ही, साथ ही अनुभवी खिलाड़ी भी हैं। टीम कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है सर, पिछले 1-1.5 साल से अच्छा चल रहा है टीम का कॉम्बिनेशन और
पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है पेनल्टी कॉर्नर को लेके। जैसे हम लोग के पास है हरपाल सिंह, हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, तो इन्होंने काफी अपना टेक्निक इम्प्रूव किया है। और आपने देखा होगा कई सारे टूर्नामेंट में हम अभी पेनल्टी कॉर्नर के जरिए हम लोग गोल स्कोर कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनप्रीत, हरमनप्रीत और वीरेंद्र, आप तीनों का हमसे बात करने के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम अच्छा परफॉर्म करेगी और देश के लिए मेडल लेने में कामयाब होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। अक्सर खाते या पीते समय सफाई को लेकर खास ध्यान नहीं दिया जाता। गर्मियों में अगर खाने में सफाई को लेकर लापरवाही हो तो क्या समस्याएं हो सकती हैं, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। दूषित भोजन का सेवन फूड पॉइजनिंग की समस्या का कारण बन सकता है। क्या होते हैं इस समस्या के लक्षण और कैसे फूड पॉइजनिंग की समस्या से बचाव किया जा सकता है, समझते हैं डॉक्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव से। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपका स्वागत है। थैंक यू। यदि कोई व्यक्ति दूषित भोजन का सेवन कर ले तो किस तरह से समस्या उत्पन्न हो सकती है? फूड पॉइजनिंग का मतलब है खराब भोजन खाने की वजह से उल्टी, दस्त, बुखार, तेज पेट दर्द का होना। यह विषाणुओं की वजह से होता है। विषाणु बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट हो सकते हैं। ये विषाणु खाने तक कैसे पहुंचते हैं? जबकि साफ सफाई का ध्यान ना रखा जाए। जो खाना बना रहा है उसने ढंग से हाथ नहीं धुला, आप खाना खाने से पहले हाथ धुलना भूल गए, या शौच के बाद आपने साबुन से हाथ नहीं धुला, सब्जी और फलों को अच्छी प्रकार से नहीं धोया गया हो। यदि किसी व्यक्ति को फूड पॉइजनिंग हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? फूड पॉइजनिंग अगर किसी को हो जाती है तो उसका इलाज करने के लिए शरीर में जो पानी की कमी है उसको दूर करना है। अगर पानी पीने में दिक्कत हो रही है तो आपको भर्ती करना पड़ सकता है। बहुत सारा पानी पिए, कम मात्रा में बहुत सी बार खाना खाने की कोशिश करें। आपको डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत पड़ सकती है अगर दस्त बहुत ज़्यादा हो, बुखार हो या डिहाइड्रेशन के लक्षण आने लगे। आप गर्भवती महिला हैं, आपकी उम्र 70 साल से ज़्यादा या 10 वर्ष से कम है। कौन से उपाय अपनाए जाएं जिससे फूड पॉइजनिंग की समस्या से बचाव हो सके? खाना बनाने से पहले हाथ धुलना है, खाना खाने से पहले हाथ धुलना है, सब्जी और फलों को बहुत अच्छी प्रकार से धुलना है, खास करके वो सब्जी और फल जिनको आप कच्चा इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अगर आप मांसाहारी हैं तो मांस और मछली को पूरी तरह पकाएं। कच्चा मांस और मछली बहुत ज़्यादा फूड पॉइजनिंग कर सकता है। अंडा अगर आप बना रहे हैं तो उसका जो पीला वाला भाग है उसका सख्त होने तक उसको पकाएं। तो आप भी भोजन बनाते समय, भोजन परोसते समय और भोजन खाते समय स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें जिससे फूड पॉइजनिंग की समस्या से बचाव किया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। The changing world